So now we move on to the next topic, that is Mendeleev's periodic table. दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव एक रशियन केमिस्ट थे और उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर के रूप में जाना जाता है. ठीक है, तो ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और स्टार्टिंग के जो हमने एफर्ट्स देखे, डॉबर्नियर ट्रायड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो उनके फेल हो जाने के बाद सभी साइंटिस्ट अपने अपने लेवल पे उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए थे कि कौन से ऐसे पैटर्न हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करते हैं. ठीक है, तो जिनके अंडर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप्स बना के उनमें डाल सकें. तो मेंडेलीव ने भी इस तरह के एफर्ट्स किए और उसने, क्योंकि उससे पहले जो डॉबर्नियर ने एफर्ट किए थे, न्यूलैंड ने एफर्ट किए थे, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उन्होंने एफर्ट किए थे. तो मेंडेलीव ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो जब मेंडेलीव ने वर्क स्टार्ट किया, व्हेन ही स्टार्टेड हिज वर्क, 63 एलिमेंट्स वर नोन. ठीक है, तो न्यूलैंड्स के टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और मेंडेलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर नोन. ओके, नेक्स्ट he examined the relationship between atomic masses of elements and their physical and chemical properties. तो उसने atomic masses, physical property और chemical property, इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है इसको ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक मास बढ़ने के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं. तो हर एक एलिमेंट के लिए उसने एक कार्ड बनाया. ठीक है, मेंडेलीव को एक्चुअली कार्ड्स खेलना पसंद था, तो उससे उसको आइडिया आया कि हर एक एलिमेंट के लिए एक कार्ड बनाया जाए. उस कार्ड के ऊपर उसने उस एलिमेंट की पूरी डिटेल लिख दी, उसका एटॉमिक मास क्या है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर डिफरेंट कार्ड्स को उसने कंपेयर करना स्टार्ट किया कि कौन कौन से कार्ड्स आपस में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, कि किन किन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हैं या केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, और किस तरह से उनको हम एक पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो ही लिस्टेड डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स. फिर फाइनली जो 63 कार्ड्स पे उसने एलिमेंट्स लिखे थे, उनको उसने 8 वर्टिकल कॉलम्स और 6 हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया. तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको पीरियड्स कहा जाता है. ओके, तो फर्स्ट आप पॉज करके ये सारा इंफॉर्मेशन इसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं. तो अब देखिए, जो उसने पीरियोडिक टेबल 1972 में 1972 में जो पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव ने प्रपोज किया था, वो कुछ इस तरह से दिखता था. तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ग्रुप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो 8 ग्रुप थे और टोटल 6 पीरियड्स थे. अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखिए ऑक्साइड R2O, हाइड्राइड RH, RO RH2, इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. तो ये क्या है ये भी मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, इस तरह से उसने एक पीरियोडिक टेबल बना के उनको लिस्ट डाउन किया. अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स हैं, इनका रीज़न क्या है कि देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडेलीव स्टडी कर रहा था, उसने मेनली किन को स्टडी किया कि हर एक एलिमेंट के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या क्या कंपाउंड बनते हैं. ओके, जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट को हमने R नाम दे दिया. ठीक है, R मतलब कि कोई भी एलिमेंट, किसी की भी आप बात करें, उसको जनरल नाम दे दिया हमने R. इस R का ऑक्सीजन के साथ क्या कंपाउंड बनता है. ठीक है, इस R का हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बनता है. तो इस चीज़ को वो स्टडी कर रहा था कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं और हाइड्रोजन के साथ कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं. अब सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आर वेरी रिएक्टिव और ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं. मतलब अगर आप ऑक्साइड्स को स्टडी करना स्टार्ट करें तो आप हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड मिल जाएगा, सोडियम का, पोटाशियम का. ठीक है, आपको देखिए लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा, सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, बेरियम, स्ट्रोंशियम. मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर एटम या हर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है. अब किस तरह से करे ये डिफरेंट है. जैसे बोरॉन बनाएगा
B2O3, ठीक है, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा उतना। तो अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन बनाता है B2O3। नेक्स्ट कार्बन देखिए, तो कार्बन क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या बनाता है, N2O भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है, ठीक है। और फ्लोरीन F2O बनाता है, सल्फर का SO2 बनता है, SO3 बनता है, सोडियम का Na2O बनता है। मतलब कि मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ भी बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव हैं और ऑलमोस्ट सभी के साथ कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी किया। ओके, कि ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट किस तरह के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। तो उसने देखा ये R2O बनाते हैं, जैसे H2O, Li2O, Na2O, K2O, इस तरह से। और हाइड्राइड RH, जैसे यहाँ तो H2 बन जाएगा, फिर LiH, NaH, KH, RBH, CSH। ग्रुप 2 बनाता है RO, जैसे BeO, MgO, CaO, ZnO, SrO, इस तरह से। और हाइड्राइड बनाते हैं RH2, जैसे BeH2, MgH2, CaH2, ZnH2। ओके, तो इस तरह से उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी किया और उनके बेस पे ये क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। He observed a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties and on this basis formulated periodic law. It is a very important point कि उसने periodic recurrence देखी, कि मतलब अगर हम एक एलिमेंट से स्टार्ट करें तो कुछ एलिमेंट्स के बाद वही प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही थी। मतलब एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स और आगे जाने के बाद वही प्रॉपर्टीज़ फिर से मिलती हैं, कुछ आगे जाने का फिर से वही प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। मतलब कुछ पीरियड के बाद आप उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फिर से देखेंगे, वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बेस पे उसने एक पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एज अ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, या मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस लॉ के ऊपर बेस्ड था। तो देखिए, उसका लॉ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास के साथ चेंज होती हैं। कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे, तो प्रॉपर्टीज़ वो पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एक पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी फिर से अपने आप को रिपीट करेंगी। जैसे कि अगर आप एलिमेंट्स को लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखते जाएं, किस ऑर्डर में, मान लीजिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर आप लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ पीरियड के बाद, या मान लीजिए 5 एलिमेंट के बाद या 7 एलिमेंट के बाद वही प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं। तो मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब एक पीरियड के बाद फिर से आती हैं, पर कब, जब आप उनको एटॉमिक मासेस के साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब ये था कि जो स्टार्टिंग में हमने अभी ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा, इट वाज पब्लिश्ड इन 1972। बट जैसे जैसे और नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को भी अपडेट करना स्टार्ट किया। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, ये गैसेज जब डिस्कवर हुई और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो मेंडलीव ने एक नया वर्जन पब्लिश किया 1905 में, जिसमें ग्रुप 0 ऐड किया गया जो नोबल गैसेज के लिए था। देखिए, सारी की सारी नोबल गैसेज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी, बट स्टिल उसने नोबल गैसेज के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया, ग्रुप 0, और एक नया पीरियड इंट्रोड्यूस किया, 7th पीरियड, जिसमें उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, कि क्या उसने चेंजेस किए अपने पीरियोडिक टेबल में जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। ओके, तो आई थिंक अब आप पॉज करके ये सारे पॉइंट्स भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट इज द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर सम ऑफ द देन अननोन एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। के मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्पेसेस थे बीच में, ठीक है। उसने ये नहीं किया कि जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको एक के बाद एक करते वो भरता गया। उसको लगा कि अगर एक एलिमेंट है, मान लीजिए x, ठीक है, उसके नीचे एक पर्टिकुलर एलिमेंट आना चाहिए, पर वो एलिमेंट जो उसको लगता है कि इसके नीचे आना चाहिए वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, और जो डिस्कवर हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से नहीं है कि वो एग्जैक्टली x के नीचे रखी जाएं। तो उसने ऐसे ऐसे कुछ जगह खाली छोड़ दी। तो मतलब ये बहुत इंटेलिजेंस वाली बात है कि उसने ये नहीं किया कि जितने भी एलिमेंट्स उनको भरता जाऊं मैं और उसी के अकॉर्डिंग एक पीरियोडिक टेबल बनाऊं। उसने काफ़ी जगह खाली भी छोड़ी और कहा कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो इन स्पेसिस में आएंगे। उसको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों होगा या क्यों होना चाहिए, बट स्टिल उसे लगा कि कुछ स्पेसिस हैं जहाँ पर कोई भी एलिमेंट फिट नहीं बैठता, ठीक है। अब तक जो नोन एलिमेंट्स हैं उन जगहों पे कोई भी एलिमेंट फिट नहीं बैठता, तो फ्यूचर में हो सकता है कि कोई नया एलिमेंट ऐसा डिस्कवर किया जाए जो वहाँ पर फिट हो। तो उसने कुछ गैप्स वैसे छोड़े, ठीक है। और उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जो नोन एलिमेंट थे उस ग्रुप के, जैसे उसने मान लीजिए कि A B C, कि A की प्रॉपर्टी से B की प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट है, B से C कैसे डिफरेंट है, इस बेस पे उसने देखा कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं। उसी बेसिस पे हो सकता है कि x के नीचे, मान लीजिए x कोई रैंडम मैं बात कर रहा हूँ, कि x के नीचे जो प्रॉपर्टी उसको लगता था कि आनी चाहिए थी वैसी किसी एलिमेंट की नहीं थी, ठीक है। तो उसने वो स्पेस खाली छोड़ दिया, उसके नीचे एक और कोई एलिमेंट रखा होगा। तो इस तरह से उसने खाली स्पेसिस यहाँ पर छोड़े हुए थे, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको इस प्रॉपर्टीज टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। देखिए उसने मेनली 3 एलिमेंट्स को खाली छोड़ा। एक का नाम रखा उसने इका बोरॉन, दूसरे का नाम रखा इका एल्यूमिनियम और तीसरे का इका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स उसने रखे थे, इनको जब बाद में डिस्कवर किया गया तो इनके नाम रखे गए। इका बोरॉन वॉज नेम्ड एज स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम वॉज गैलियम और इका सिलिकॉन वॉज जर्मेनियम। ओके, इका स्टैंड्स फॉर 1, संस्कृत में इका का मतलब होता है 1। तो बोरॉन के नीचे जो खाली स्पेस था वहाँ उसने कहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसको इका बोरॉन उसने नाम दिया। एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट एग्जैक्टली आएगा उसको नाम दिया उसने इका एल्यूमिनियम। तो ये एलिमेंट उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुए थे, ये बाद में डिस्कवर हुए। अब देखिए उसने कितनी अच्छी प्रिडिक्शन की थी, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट अ जीनियस मेंडलीव वाज। तो इका सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं। उसने कहा कि सिलिकॉन के अकॉर्डिंग जो उसके नीचे एलिमेंट आना चाहिए उसका मास होना चाहिए 72 ग्राम पर मोल, एटॉमिक मास। और जब फाइनली वो एलिमेंट जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तब उसका मास कितना आया? 72.59 ग्राम पर मोल। तो ये 72 ग्राम पर मोल उसकी प्रिडिक्शन थी। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जिस साइंटिस्ट ने एलिमेंट डिस्कवर किया था उसने एक अलग वैल्यू, उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ मेजर की। जिससे मान लीजिए किसी जर्मेनियम को जिसने डिस्कवर किया तो उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ मेजर की और वो वैल्यूज़ उसने लेटर में लिख के मेंडलीव को भेजी। वो वैल्यू मेंडलीव की वैल्यू से मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। मेंडलीव को अपनी वैल्यू पे इतना कॉन्फिडेंस था, अपनी कैलकुलेशन पे। उसने कहा कि तुम्हारी कैलकुलेशंस गलत हैं, इसको फिर से करो। मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वही एक्यूरेट हैं। और ऐसा हुआ, उस साइंटिस्ट ने दोबारा कैलकुलेशंस की और इस बार जो वैल्यूज़ आई वो मेंडलीव की प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ के बहुत क्लोज थी। तो मेंडलीव को इतना भरोसा था अपनी प्रिडिक्शन पे कि जो उसने प्रिडिक्ट किया है वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास हमने देख लिया। सेकंड, मेंडलीव ने कहा कि इका सिलिकॉन जो भी एलिमेंट होगा उसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी।
एक्चुअल डेंसिटी जर्मेनियम का है 5.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसने कहा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो जर्मेनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 958 डिग्री सेल्सियस। उसने कहा कि जो भी एलिमेंट ई का सिलिकॉन है उसको उसने सिंबल दिया ES, तो ये ऑक्साइड बनाएगा ESO2, तो जर्मेनियम बनाता है GeO2। उसने कहा कि उसकी डेंसिटी होनी चाहिए 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी भी है 4.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लोरीन के साथ उसने कहा कि EsCl4 बनेगा, तो यस GeCl4 बनता है। ये वॉलेटाइल लिक्विड होना चाहिए, यस इट इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, और GeCl4 की डेंसिटी है 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यू कैन जस्ट इमेजिन के मेंडलीव कितना जीनियस था कि उसने ये सारी वैल्यूज़ प्रिडिक्ट की थी कि ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो भी यहाँ पर एलिमेंट आएगा, और ये फाइनली वैल्यूज़ जब वो एलिमेंट डिस्कवर किया गया। तो दिस वॉज द शेयर ब्रिलियंस ऑफ मेंडलीव, जिसकी वजह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में उसको इतना ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। तो नेक्स्ट जो उसके मेरिट्स थी दैट वाज मेंडलीव करेक्टेड द डाउटफुल एटॉमिक वेट्स ऑफ सम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल इंडियम, बेरिलियम एंड यूरेनियम। ठीक है, तो इसकी देखिए कहानी क्या है कि एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियम की, तो इंडियम के लिए माना जाता था कि इंडियम का ऑक्साइड जो बनता है वो INO बनता है, मतलब ये एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, इसके बेस पे जो एटॉमिक वेट था इंडियम का वो कैलकुलेट किया गया 76। बट मेंडलीव ने क्योंकि सारे के सारे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी किया था कि हर एक एलिमेंट ऑक्साइड कैसा बनाता है, हाइड्राइड कैसा बनाएगा, ठीक है, उसके बेस पे उसने कहा कि इंडियम का ऑक्साइड INO नहीं होता, ये होता है IN2O3, मतलब 2 इंडियम के साथ 3 ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं। तो इस करेक्टेड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस हुई वहाँ से एटॉमिक वेट इंडियम का कैलकुलेट किया गया 113, एंड दिस वाज करेक्ट। ओके, तो कौन एलिमेंट कैसा ऑक्साइड बनाएगा उससे उनके एटॉमिक वेट ज़्यादा एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो इसके बेस पे उसने काफ़ी डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को भी करेक्ट किया। थर्ड पॉइंट, ही मेड अ ग्रुप 0, इट्स नॉट O, इट्स अ ग्रुप 0। उसने ग्रुप 0 बनाया जो उसने नोबल गैसेस को डेडिकेट किया। तो उस टाइम सारी की सारी नोबल गैसेस तो डिस्कवर नहीं हुई थी, बट जब ये गैसेस बाद में डिस्कवर हुई तो उनको डायरेक्टली हम ग्रुप 0 में रख सकते थे। तो मतलब जो ऑलरेडी बाकी एलिमेंट्स को हमने रखा है एक पीरियोडिक टेबल में, उनके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करके बीच में कहीं गैसेस को डालने की ज़रूरत नहीं थी। उनके लिए एक अलग से सेपरेट ग्रुप उसने पहले से बना के रखा था। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि व्हेन दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। एंड फोर्थ पॉइंट, ही कंसिडर्ड सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रादर देन एटॉमिक मासेज। उसने ये नहीं कहा कि अगर छोटा वेट है और दूसरे का बड़ा है तो वो छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, मतलब मुझे उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हमने एक साथ रखना है। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको लगेगा कि क्या सारे के सारे जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो उसी ऑर्डर में रखे गए हैं जिस ऑर्डर में उनके एटॉमिक मासेस हैं। अगर हम कोबाल्ट और निकल को यहाँ पर देखें तो कोबाल्ट का मास है 58.93, ज़्यादा है, निकल का कम है 58.71, फिर भी हमने कोबाल्ट को पहले रखा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना है एलिमेंट्स को, ऐसा भी ज़रूरी नहीं था। उसके लिए ज़रूरी था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, वो ज़्यादा प्रेफरेंस थी उसकी। उसी तरह से और वो कोई ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आप वैनेडियम क्रोमियम का, वैनेडियम 50.94 है, क्रोमियम 50.20 है। तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था
कि उसने ब्लाइंडली ये फॉलो नहीं किया कि मुझे सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखने हैं, ठीक है। उसने सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ओके, सो दीज आर द मेन मेरिट्स, ठीक है, और अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन दीज फैक्ट्स। अब देखिए, नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के, उसके कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी थी, ठीक है। तो फर्स्ट इज एनोमलस पेयर्स। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के पेयर थे जहां पर हायर एटॉमिक वेट को पहले रखा जाता है, ठीक है। लोअर एटॉमिक वेट से मतलब उसका लॉ जो था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उसका मतलब तो ये था कि एटॉमिक मासेस को बढ़ते हुए अगर हम रखेंगे तो प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग एक पीरियड के बाद रीअकर करेंगी, दोबारा आएंगी। तो उसको रखना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चाहिए था, जैसा कि उसने पीरियोडिक लॉ दिया, पर कोबाल्ट और निकल को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा। टेलुरियम और आयोडीन को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा। आर्गन और पोटाशियम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रखा। तो कुछ इस तरह से एनोमलस पेयर यहाँ पर हमारे पास रहे, ठीक है, जहाँ पर उसका ये एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने वाला जस्टिफाई नहीं हुआ। तो इनके अगर हम यहाँ पर वेट लिखते हैं तो कोबाल्ट आएगा 58.9 और निकल आता है 58.6, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। टेलुरियम है 127.6 और आयोडीन इज 126.9, आर्गन इज 39.94, पोटाशियम इज 39.10। तो इस तरह से कुछ एनोमलस पेयर थे। सेकंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन की पोजीशन इवन आज भी डिबेटेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ भी मैच करता है, क्योंकि हैलोजन की वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसी के भी साथ कंबाइन होती है तो एक एटम कंबाइन होता है, और हाइड्रोजन गैस है, हैलोजन्स भी गैस हैं, ओके। और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है, मतलब हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी ये हैलोजन्स के साथ ज़्यादा मैच करती है, ओके। पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं, क्योंकि वैलेंसी इसकी 1 है तो अल्कली मेटल्स की वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस शेल में आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अकेला एस में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एस ब्लॉक में होता है अल्कली मेटल्स के साथ। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अल्कली के साथ मैच करती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैलोजन ग्रुप के साथ मैच करती हैं। तो इसलिए ये बहुत क्लियर ना मेंडलीव को था, ना आज ये उतना अभी तक उतना क्लियर है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए, अल्कली के साथ या हैलोजन के साथ। तो मेंडलीव भी अपने टाइम पे डिफाइन नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन को किसके साथ रखना चाहिए, क्या उसे ग्रुप 1 में रखना चाहिए या उसे ग्रुप 7 में रखना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थर्ड पॉइंट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर बेस्ड था, अब आइसोटोप की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों के एटॉमिक वेट डिफरेंट है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के अगर 3 आइसोटोप हैं और तीनों के एटॉमिक वेट डिफरेंट हैं, तो तीनों को 3 अलग अलग जगह मिलनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो तीनों को एक जगह तो रख ही नहीं सकते। बट देयर इज नो पोजीशन फॉर द आइसोटोप्स। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं और उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, पर मेंडलीव ने आइसोटोप्स को रखने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया अपने पीरियोडिक टेबल में। फोर्थ इज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड भी 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है, एक्टिनाइड भी 14 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। पर इन दोनों को उसने, जैसा कि आज हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि लैंथेनाइड एक अलग सीरीज़ है, एक्टिनाइड एक अलग सीरीज़ है,
तो उसने इनको कोई सेपरेट प्लेस प्रोवाइड नहीं किया था अपने पीरियोडिक टेबल में. ओके, देन द फिफ्थ पॉइंट इज एनोमलस प्लेसमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एंड क्वाइनेज मेटल्स. कि ट्रांजिशन मेटल्स जो थे और क्वाइनेज मेटल थे, इनको उसने प्रॉपरली एक जगह पे नहीं रखा. ठीक है, जैसे कि अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर प्लेस्ड अलॉन्ग विद टिपिकल एलिमेंट्स अंडर द सेम ग्रुप एंड क्वाइनेज एलिमेंट्स वर प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स. तो देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ. देखिए यहां पर अगर आप आइडेंटिफाई करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यट्रियम, ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं. देखिए ये थर्ड ग्रुप में, बोरोन वाली फैमिली में, ये कार्बन वाली फैमिली में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में. मतलब आज की डेट में ये पी ब्लॉक है, ये भी पी ब्लॉक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे पी ब्लॉक हैं. इन्हीं के ग्रुप्स में उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रख दिया था. तो ये प्रॉब्लम थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं पी ब्लॉक के साथ उनको रख दिया गया. ये प्रॉब्लम. सेकेंडली क्वाइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्वाइनेज मेटल्स को कहाँ रख दिया गया, अल्कली के साथ. ठीक है, जैसे पोटाशियम के साथ कॉपर रख दिया, रूबीडियम के साथ सिल्वर को रख दिया, सीजियम के साथ गोल्ड को रख दिया. तो ये भी प्रॉब्लम थी. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को तीनों को क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है क्योंकि इनके क्वाइंस बनते थे. ठीक है, उस एज में जब प्रॉपर्टीज़ का तो कोई आइडिया था नहीं किसी को, पर ये मेटल्स क्वाइंस बनाने के लिए यूज़ होते थे, तो इनको क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है. तो इनको अल्कली के साथ रख दिया, ये उसका एक ड्रॉबैक था. देन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8. ग्रुप 8 पे उसने क्या बनाया, तीन ट्राइड्स बनाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के. उनको सेपरेट पोजीशन नहीं दी, एक एक ट्राइड एक एक जगह उसने प्लेस कर दिया. ठीक है, जैसे कि ये एक ट्राइड है 3 एलिमेंट्स का, तो 3 एलिमेंट्स को 3 अलग अलग जगह नहीं दी गई हैं. एक ही ग्रुप में ये 3 है, उसी में ये भी ये 3 एक और ट्राइड है, यहाँ पर एक और 3 ट्राइड है. जबकि बाकियों में क्या है, जैसे देखिए इस पोजीशन पे सिर्फ मैग्नीशियम है, इस पोजीशन पे सिर्फ एल्यूमिनियम है, यहाँ सिर्फ कार्बन है, पर यहाँ पर एक पोजीशन पे 3 का सेट है. तो ऐसे 3 ट्राइड उसने दिए ग्रुप 8 में. इनको अलग अलग उसने पोजीशंस प्रोवाइड नहीं की. तो ये थी उसकी मेन लिमिटेशंस. तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस अब आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, so that completes this particular lecture. In the next lecture we will start with the modern periodic table and the modern periodic law. Okay, thank you, have a nice day.